गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं भाई सब? कल हमने किया था रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। किस तरीके से हमें पर्टिकुलर रिएक्टेंट का बताना होता है कि ये रिएक्टेंट, अगर हम सिर्फ इस रिएक्टेंट के क्या किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट है, हमें पता है कि रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज हो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, तो किस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं। किस रेट से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो भी हम निकाल सकते हैं, और हम रेट ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन है उसका रेट क्या है। फिर हमने रेट भी दो तरह से किया था, एक एवरेज रेट किया था और एक हमने किया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि पूरी कंप्लीट रिएक्शन की ड्यूरेशन, उसका एवरेज रेट क्या है, मतलब कई बार रिएक्शन स्पीड फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो उसकी एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस होता है किसी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बताना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये होता है, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग दी रेट ऑफ रिएक्शन कि कौन कौन से फैक्टर इस रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अब भाई हमें पता है कि रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट के बॉन्ड, हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई है ए, ये बी है। हमें पता है कि जो रिएक्टेंट है इनका इसका ये बॉन्ड ब्रेकआउट होता है, अब यहाँ पर बन जाता है 2A। ठीक है, ए बी। तो हमें ये पता है कि रिएक्टेंट का बॉन्ड कैसा होता है, ब्रेक होता है, और प्रोडक्ट में बॉन्ड क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, है ना। रिएक्टेंट में जो हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है उनके बॉन्ड टूट जाते हैं, बॉन्ड ब्रेकआउट होंगे, और फिर प्रोडक्ट में क्या होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, तो बॉन्ड क्या हो रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट करता है भाई, यहाँ पर ये है, अगर हमारा रिएक्टेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, अगर हमारे रिएक्टेंट्स के बीच में कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो उनको तोड़ने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी को देनी पड़ेगी तो उसका जो रेट है वो कैसा होगा, स्लो होगा। लेकिन अगर वीक बॉन्ड है तो वीक बॉन्ड बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो वीक बॉन्ड जितना इजीली ब्रेकआउट हो जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, एज bond between reactant molecule is strong। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, then it require large amount of energy to break out the bond, hence rate of reaction is slow। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाइस वर्सा का। अगर बॉन्ड यहाँ पर ये कहा है हमने,
अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो रेट क्या होगा, स्लो होगा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अब उल्टा हो जाएगा। अगर बॉन्ड कैसा है, वीक है, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी और हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे, एक तो हम ले रहे हैं 1 ग्राम, एक हम ले रहे हैं 10 ग्राम, तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट लेंगे हम उतना ही ज़्यादा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, ग्रेटर दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन faster the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा। ओके, अब यहाँ पर एच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर आता है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर का एक अलग से टॉपिक भी आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर भी हम करेंगे। अब भाई टेम्परेचर कोई रिएक्शन हो रही है हमारी, मान लेते हैं हम, वो पहले होती है हमारी 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, फिर हम क्या कर देते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मीन्स जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मॉलिक्यूल्स के जो एटम हैं वो उतना ही जल्दी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, उतना ही स्पीड से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जितनी ज़्यादा स्पीड से वो वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, मूव मीन्स स्पीड, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतनी ज़्यादा। एज टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ रिएक्शन increase rate of reaction even at every 10 degree rise in temperature increases the rate of reaction by twice or thrice times। मतलब अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगना या फिर 3 गुना हो जाता है, इतनी स्पीड से बढ़ जाता है। मतलब अगर पहले उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है 5 मोल पर सेकेंड है, तो मोल पर मीटर पर सेकेंड है, तो उसके बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। डबल या फिर ट्रिपल भी हो सकता है, और हर एक 10 डिग्री पर इंक्रीज करने से क्यों होता है। यहाँ पर लिख सकते हो कि बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स उतना ही फास्टली मूव करते हैं, और मॉलिक्यूल्स जितना फास्टली मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। तो भाई ये 3 फैक्टर है, एक बार और मैं इसके बाद ड्रॉप करके दोबारा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे से रिएक्शन होगी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी। अगर वीक बॉन्ड है तो बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी।
उसके बाद है कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा अमाउंट हम लेंगे, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। इवन देन अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस भी इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, ट्वाइस और थ्राइस टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का सभी बच्चों को पता है, ये 11th क्लास में भी किया है। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ठीक है, फोर्थ इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है भाई, ए कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। वो रिएक्शन में बिना पार्टिसिपेट किए, बिना बॉन्ड ब्रेकआउट किए, मतलब कोई और रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बना लेगा, क्या कर देता है। और ये क्या होता है, बाद में क्या हो जाता है, तो हमारा एसिड बाहर निकल जाता है। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, विदाउट itself consumed in chemical reaction। ये जितना हम लेते हैं ना उतना ही रिएक्शन खत्म होने के बाद एज इट इज बाहर उतना ही मिल जाता है। मतलब इसका काम क्या होता है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज की और एज इट इज उतना ही क्या हो जाता है, बाद में हमारा मिल जाता है विदाउट कंज्यूम। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब भाई ये जो कैटलिस्ट वाला, इससे एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरीके से इंक्रीज करता है। अब ये पार्टिसिपेट भी नहीं करता है रिएक्शन के अंदर, तो ये किस वजह से कैसे इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इसका आंसर है, एक मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी, पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में आगे, एक टॉपिक आएगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो उसका आंसर होता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टर। अब ये तो हमें पता ही है भाई, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा हमारा, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा सरफेस रिएक्शन हो रही है हमारी, उस रिएक्शन को जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। अब यहाँ पर ही देख लो, मतलब इवेपोरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक तो हम थोड़े से बिल्कुल पतला सा बाउल है उसमें हम इवेपोरेट कर रहे हैं, और एक हम क्या करते हैं, कोई बड़ा सारा बर्तन लेते हैं उसमें हम इवेपोरेशन करवा रहे हैं। तो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगी, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ग्रेटर दी सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट faster the rate of reaction। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इतनी ही फास्ट होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट के अंदर क्या देखोगे हम, तुम यहाँ पर देखोगे भाई कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में हो सकती है, डार्क में नहीं करवा सकते, और कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो डार्क में करवानी पड़ती है हमें, ठीक है। तो अगर जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी तो वो अगर हम उस रिएक्शन को डार्क में करवाएंगे तो वो रिएक्शन होगी ही नहीं। जैसे क्लोरोफिल वाला है, फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होती है, अगर हम उस
इसको डार्क रूम में रख देंगे। प्लांट को फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो अगर हम प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे, अंधेरे में रख देंगे, तो क्या वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लाइट भी क्या करती है, इफेक्ट करती है रेट ऑफ रिएक्शन। सम केमिकल रिएक्शन, सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती है। इसका उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है लाइट, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फोटोसिंथेसिस। ठीक है भाई, तो इस सच टाइप ऑफ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन डज नॉट occur in absence of light, in absence of light। तो ये जो रिएक्शन है भाई absence of light में नहीं होगी। ओके, उसके बाद ये तो थे भाई फैक्टर इफेक्टिंग की कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, और नीचे किए हैं नेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, फिर कैटलिस्ट, सरफेस एरिया एंड प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आता है रेट। रेट लो के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसमें क्या बोल रहा था, रेट लो के अकॉर्डिंग देखते हैं। नेक्स्ट है रेट लो, या फिर इसको क्या कहेंगे हम, लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट आए थे, गुलबर्ग और वेगे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग एंड वेगे, ये दो साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने क्या देखा भाई, मान लेते हैं एग्जांपल से बता रहे, मैं फिर जनरल बता रहा हूँ। कोई रिएक्शन है हमारे पास 2a + b से बन जाता है प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। तो गुलबर्ग और वेगे जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, रेट लो है, इसमें प्रोडक्ट का कोई मैटर नहीं होता। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम सिर्फ रिएक्टेंट के फॉर्म में ही निकालते हैं। जो अभी हमने लास्ट किया था वो रेट ऑफ रिएक्शन हम रिएक्टेंट के फॉर्म में भी निकाल रहे थे, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस में निकलता है, रिएक्टेंट की फॉर्म में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भाई, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, ये ए रिएक्टेंट है, ये बी रिएक्टेंट है। क्या किया, ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल। ठीक है, फिर उसका पहले ये रिएक्शन है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ वैल्यू आई, मान लेते हैं के वैल्यू आई। ठीक है, उस रिएक्ट के लिए क्या आई, रेट ऑफ रिएक्शन पहले कुछ आई थी। फिर उसने क्या किया, ये जो ए है इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। मतलब अगर पहले 5 ग्राम ले रखा था तो डबल करके अब कितने ले ली, 10 ग्राम। ठीक है, डबल करके। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, डबल हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, डबल हो गया। मान लिया रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो गया, डबल हो गया। तो उन्होंने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। इसकी कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसने ये कहा। अब उसने फिर ट्रिपल किया तो ये भी ट्रिपल हो गया, 4 टाइम इसको इंक्रीज किया तो ये भी 4 टाइम, मतलब जितना इसको बढ़ाए ये भी उतना ही बढ़ जाएगा। जितना कंसंट्रेशन बढ़ाए उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा।
तो ये क्या हो, फिर उसने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसी तरीके से उसने क्या किया, बी को डबल किया, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है, 4 टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब ये डबल किया, ये कितना हो गया, 4 टाइम हो गया। तो उसने क्या देखा, ये 3 गुना किया तो ये 9 गुना हो गया। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज करके 9 टाइम्स हो गया, 4 टाइम किया तो 16 टाइम्स हो गया, इस तरीके से। तो उसने क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा b की पावर 2। अगर इसको 2 टाइम करते हैं, ये 2 इंक्रीज की तो ये कितना हो जाता है 4, 3 की तो ये 9, 4 की तो ये 16। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 टाइम। तो इसको कंबाइन करके क्या लिख दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो ओवरऑल है ये है विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ए और इस तरीके से उसने क्या निकाला, रिएक्शन का बताया था। ठीक है, सिर्फ रिएक्टेंट की फॉर्म जो ये है, ये क्या है हमारा रेट लो है। तो अब जनरल रिएक्शन के लिए लिखते हैं हम जनरल रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है हमारा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए और बी की पावर, ठीक है, ए की पावर ए और बी की पावर। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर क्या लगा दिया, के। ठीक है, और ये ए की पावर ए, बी की पावर। ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, मास एक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactant each phase to power its stoichiometric coefficient। स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किसमें चले जाता है, पावर में। ये स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, किसमें चला गया, पावर। ये क्या है हमारा, ये है रेट। ठीक है, ओके। तो भाई आज हमने क्या किया है, फैक्टर किए हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन किया है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये सिर्फ रिएक्टेंट की फॉर्म में बताता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन किस तरीके से रेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ आइटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, जो ये प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वाला, रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाला नहीं है, ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई वाला, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच रिएक्टेंट, हर एक रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टिचोमेट्रिक, हर एक जो रिएक्टेंट है उसकी पावर क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन पावर में चलती है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और फिर उसके बेस पर कुछ लाइन लिखेंगे जिससे तुम्हारे न्यूमेरिकल सोल्व करना ईजी हो जाएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट हो